नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में बहुत सारी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भारतीय गौरव गाथाओं के बारे में बताया जाता रहा है। और आज जो बात करते हैं वह करते हैं भारतीय इतिहास का वह पन्ना जो वास्तव में किस मायने में महत्वपूर्ण है। और ये बात है 21 अप्रैल 1526 की, जब एक आक्रमणकारी बाबर ने यहाँ के अफगानी मूल के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का युद्ध कितना मायने रखता है इतिहास में, ये सारी जानकारियाँ बताऊंगा। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल करते रहें। तो मित्रों, मैं बता दूं कि जब पंजाब और सिंधु के क्षेत्र को बाबर ने जीत लिया और उसके पास अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था दिल्ली। और दिल्ली पंजाब की विजय की अपेक्षा एक कार्य ज़्यादा कठिन था। अतः बाबर ने इसके निमित्त हर प्रकार की आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और लोदी उम्मीदवार आलम खां के प्रति पूरा ध्यान दिया, जो इब्राहिम लोदी के परिवार से ही था और वो बाबर से मिल गया था। और इसलिए बाबर ने उसका बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति निश्चय ही बड़े ही राजनीतिक महत्व की थी। जैसे ही वह दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ, वह से तात्पर्य यहाँ बाबर से है, उसे दिल्ली राज दरबार के अनेक सरदारों की ओर से सैन्य सहायता के आश्वासन मिले। बाबर जब यहाँ आक्रमण करना चाह रहा था तो बहुत सारे दिल्ली दरबार के सरदारों ने भी गोपनीय तौर पर उससे मिल लिए थे या सूचना भेज दी थी सहायता की। संभवतः इसी समय चित्तौड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम पर सम्मिलित आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा था। जब आक्रमणकारी की इच्छा स्पष्ट प्रतीत हो गई तो इब्राहिम ने एक विशाल सेना एकत्र की और पंजाब की ओर से उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। साथ ही दो प्रमुख दस्ते उसने हिसार की ओर भेज दिए। इनमें से एक को हुमायूं ने मार भगाया। इसी प्रकार दूसरे दस्ते को भी मुगलों ने मार पीट कर पीछे धकेल दिया। जब इब्राहिम लोदी ने ये सब जाना था तो दो दस्ते भेजे और वो दोनों दस्ते पराजित होकर दिल्ली पहुंच गए या मार दिए गए या समाप्त हो गए। कुछ दूर और बढ़ने के पश्चात बाबर पानीपत पहुंच गया और वहां उसने अपना शिविर डाल दिया। बाबर ने अपने जो उसका आत्मचरित्र है उसमें हालांकि बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख दिया कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे और मेरे पास 12,000 सैनिक थे। पर ये बातें तो कपोल कल्पित और आत्म प्रशंसा की लगती हैं, लेकिन वास्तव में माना जाना चाहिए और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास 40,000 सैनिक थे और बाबर के पास करीब करीब 25,000 सैनिक थे। यद्यपि जब बाबर वहाँ से चला था समरकंद से और परगना से, अपने जहाँ का वो शासक था, एक छोटी सी रियासत का, तो वहाँ से सेना बहुत कम थी। किंतु दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी सेना में भारी अभिवृद्धि हो चली थी, क्योंकि भारत के सहस्रों धनलोलुप योद्धा उसका साथ देने को पहले से तैयार थे और अनेक प्रतिष्ठित सामंतों ने पहले से ही उसके साथ सम्मान लक्ष्य नियत कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में उसकी पानीपत की सैन्य शक्ति 25,000 से कम तो नहीं थी रही होगी। बाबर ने 700 गतिशील गाड़ियों अरावा की पंक्तियों को गीली खाल के रस्सों से आपस में बांधकर अपनी सेना की रक्षार्थ फौज के आगे खड़ा कर दिया था। बाबर ने ये तैयारी की थी और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बाबर ने किस तरह युद्ध की तैयारी की थी और किस तरह युद्ध जीतने का उसका प्लान था, रणनीति थी, वह जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से भारतीय शासक उससे पराजित हो गए। बाबर ने 700 गतिशील गाड़ियों को, जिसे अरावा कहा जाता है, गीली खाल के रस्सों में से आपस में बांध लिया और आगे खड़ा कर दिया था अपनी फौज के। गाड़ियों के बीच उसने काफ़ी रास्ता छोड़ रखा था जिसमें होकर उसके सैनिक आसानी से आक्रमण कर सकें। उसने तोपों के प्रत्येक जोड़े के मध्य 6-7 गतिशील बचाव स्थान, टूरा जिन्हें कहते थे, खड़े कर रखे थे, जिससे तोपचियों को शरण प्राप्त हो सके। इस रक्षात्मक श्रेणी के पीछे ही तोपखाना व्यवस्थित कर रखा था और उसके 2 बहुत बड़े तोपची थे। आप सभी को मालूम है कि बाबर की सारी शक्ति जो है और युद्ध जीतने का कारण भी उसकी तोपें थी। उसके पास 2 बहुत उस्ताद जो तोपची थे, उनका नाम था उस्ताद अली और दूसरा नाम मुस्तफ़ा। तो उस्ताद अली दाहिनी ओर
और मुस्तफ़ा बाईं ओर रहा। तोप खाने के पीछे उसके अग्रगामी रक्षकों का जमाव था, जिसकी कमान जो उसके सेना नायक थे खुसरू कोकुलतास और मोहम्मद अली जंग के हाथ में थी। और इसके पीछे सेना का केंद्र स्थल जिसे गुल कहा जाता था, वहाँ बाबर स्वयं युद्ध का संचालन कर रहा था। मतलब सेंटर पर बाबर ही बैठा हुआ था, युद्ध के लिए तैयार था। एक केंद्र दाहिना केंद्र और बायां केंद्र के नाम से 2 खंडों में विभाजित था। बाबर की सेना का दाहिना अंग कटे हुए पेड़ों तथा मिट्टी की दीवार और खाइयों से सुरक्षित किया गया था। सेना के दाहिने अंग की कुछ दूरी पर तुलगमा नियुक्त किया गया था और सेना के बाएं अंग की बाईं तरफ की कुछ दूरी पर तुलगमा को स्थान दिया गया था। इस पंक्ति की दाहिनी ओर ठीक से सिरे पर किलेबंदी करने वाला दाहिना दल व्यवस्थित था और ये एक तुलगमा जो थी उसकी एक कहना चाहिए युद्ध की रणनीति हुआ करती थी। इनके पीछे अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में अनुभवी घुड़सवारों का कोतल सेना थी। जो अब्दुल अजीज था वो घुड़सवारों का सेनापति था। दाहिना सिरा उसका जो पुत्र था हुमायूं और ख्वाजा किला के कमान में था और बायां सिरा मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा और मेहदी ख्वाजा के कमान में था। ये जितने भी मिर्ज़ा थे वह सभी बाबर के रिश्तेदार हुआ करते थे, परिवार के लोग थे। बाबर ने स्वयं कहा है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। मैंने बताया कि और ये भी कहा कि 1000 हाथी थे। ये सही नहीं है, लेकिन कम से कम ये माना जा सकता है, ये बात 50% सही है। मतलब 40,000 सैनिक थे और 500 हाथी भी थे। ध्यान देने वाली बात यह, उस काल में प्रत्येक योद्धा के साथ कई एक शिविर रक्षक नौकर चाकर हुआ करते थे। ऐसी दशा में इब्राहिम की युद्ध शक्ति 40,000 आदमी रही होगी, लेकिन उनके आसपास भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जो उनके नौकर चाकर थे। इस सेना में ऐसे भी दस्ते थे जिनका संगठन समय की आवश्यकता के विचार से शीघ्रता से कर लिया गया था। ये दस्ते प्रचलित 4 खंडों में विभाजित किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इब्राहिम लोदी ने किस तरह की तैयारी की थी। अग्रगामी जो रक्षक दल, केंद्रीय दल, दाहिना दल और बाया दल, ये 4 तरह के दल थे। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हो गई, और आमने सामने जरूर खड़ी हो गई पर 8 दिन तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। 20 अप्रैल की रात्रि में बाबर ने अपने 4-5 हजार सैनिकों को आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी की सेना की ओर भेजा, शिविर की ओर, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और इस घटना ने इब्राहिम को प्रातःकाल ही पलटन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर दिया। 21 अप्रैल को दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि रात्रि में बाबर ने ही युद्ध प्रारंभ कर दिया था 20 अप्रैल और 21 अप्रैल के बीच। इब्राहिम अपनी सेना को धीरे धीरे गति से आगे बढ़ाने की आज्ञा दी, किंतु उसे बाबर की दुर्ग समान रक्षात्मक पंक्तियों के निकट अकस्मात ठहर जाना पड़ा। हमने पहले ही बताया है कि उसने किस तरह की बंदी की थी बाबर ने। इससे जो इब्राहिम लोदी की सेना थी उसमें हलचल मच गई। इस अवसर को अपने हित में देखकर बाबर ने किलेबंदी वाली तुलगुमा सेनाओं को तुरंत घूमकर पीछे से आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। उधर इब्राहिम ने अपनी फौजों को बाबर की सेनाओं के बाएं खंड पर आक्रमण की आज्ञा दी, जिससे वह घिराव में आ गई। बाबर ने तुरंत अपने केंद्र से जो रिजर्व सेना थी उसे भेज दिया और इब्राहिम लोदी की सेना के दाहिने खंड को खदेड़ने में बाबर की सेना सफल हो गई। इस समय तक दोनों सेनाओं के सभी दस्ते युद्ध में भाग लेने लगे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि युद्ध पूरी तरह से अपने चरम पर आ गया और युद्ध इस प्रकार सामान्य स्थिति में आ पहुंचा और बाबर ने अपने तोपचियों मतलब तोप चलाने वालों को आग बरसाने की आज्ञा दे दी। ये बाबर की बहुत बड़ी ताकत थी। इस प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना एक तरह से घेर ली गई और उसका उफान नष्ट कर दिया गया। उसके सामने तोप खाने के गोलों की वर्षा होने लगी और पीछे तथा दाएं बाएं तीरों की बौछार होने लगी। एक तरफ तो तोप मार कर रही थी, दूसरी तरफ बाबर के सैनिक भी इब्राहिम लोदी के सैनिकों को मार पहुंचा रहे थे। शास्त्र अस्त्रों की विशेषता और युद्ध योजना की कुशलता से संपन्न न होते हुए भी इब्राहिम लोदी के कमान में हिंदुस्तान की सेना की जी तोड़ कर युद्ध करती रही। हिंदुस्तानी सेना भी लड़ती रही। प्रातःकाल से दोपहर तक युद्ध चला। ये युद्ध दोपहर तक चला और बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था और सैन्य संचालन शक्ति ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की। इब्राहिम लोदी यद्यपि बहुत
पराक्रमी शासक के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी अंत समय तक बहादुरी के साथ लड़ता रहा और युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके करीब करीब 15,000 जो सैनिक थे और अन्य आदमी थे वो धराशायी हुए। इन हताहतों में ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत भी थे, जो सच्चे राजपूत की भांति इब्राहिम की ओर से लड़ते रहे और वह वहीं खेत रहे, मतलब उन्हें भी वीरगति मिली। यद्यपि जानकर आश्चर्य होगा कि इब्राहिम उनका शत्रु रह चुका था, लेकिन चूंकि उन्होंने वचन दिया था इब्राहिम लोदी को कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा और पूरे समय तक लड़े, और जब आक्रमण प्रारंभ हुआ था तो सूर्य उदय हो रहा था और प्रारंभ समाप्त हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। तो इस तरह से ये पानीपत का युद्ध जो था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके जीत लिया और यहीं से नींव पड़ी मुग़ल वंश की। और मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर रहा और करीब करीब मुग़लों ने 1526 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक शासन किया। बहुत सारी वीडियोज़ और भी मैं बनाऊंगा, तैयार करूंगा, जो बहुत सारे युद्धों के बारे में और इतिहास की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी लिखिए। धन्यवाद।